अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द इंडोज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी। नाजरीन, जैसे हम आपको मुसलसल मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल जो बदल रही है हर रोज़ उसके हवाले से आगाह कर रहे हैं और मुसलसल बता रहे हैं कि इस वक्त कौमी असम्बली में कितने अरकान हुकूमत के पास हैं, कितने अरकान अपोजिशन के पास हैं, नंबर्स गेम क्या है और किस तरह से इस बड़ी गेम के सुपर ओवर का ये खेल जारी है, क्योंकि इस खेल ने इख्तिताम पजीर होना है आने वाले पीर तक। और आने वाले पीर से पहले हर चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी कुर्सी पर बराजमान रहेंगे या फिर हिज़्ब इख्तिलाफ हिज़्ब इक़्तिदार पर कब्ज़ा जमा लेगी और अपनी धाक बिठा लेगी। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो उसे शेयर भी कीजिए। नाज़रीन, एक मशहूर कहावत है कि हमेशा अदाकार बदल जाते हैं लेकिन रिंग मास्टर वही रहता है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है इसमें क्या बदलाव आता है, क्योंकि मुसलसल नंबर गेम जो है वो ऊपर नीचे हो रही है। अपोजिशन मुसलसल दावा कर रही है कि उसे कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल होती जा रही है और हर गुजरते दिन के साथ वो किसी एक हुकूमती इत्तेहादी को अपने साथ मिलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज तीसरा रोज़ है, मुसलसल अपोजिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। शाहजैन बुगटी के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद BAP के अरकान के साथ साबिक सदर आसिफ जरदारी, अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, अख्तर जहान मेंगल और तमाम अपोजिशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज फिर जरदारी हाउस में एक अहम मुलाकात हुई और उस अहम मुलाकात के बाद साबिक स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली असलम भूतानी, जो कि आज़ाद रुकन कौमी असम्बली थे, उन्होंने अपनी हिमायत हुकूमत के बजाय अपोजिशन के पलड़े में डाल दी है और ये कहा है कि जो फैसला आसिफ अली जरदारी करेंगे वही फैसला उन्हें कबूल होगा। और इस तरह से अब जो अपोजिशन की नंबर गेम है, जिस तरह से हमने कल आपको बताया था एक एक रुकन के हवाले से, तो अब वो एलानिया तौर पर 169 पर पहुंच गई है। लेकिन 3 अपोजिशन के अरकान कौमी असम्बली इस वक्त इस मामले से अलग हैं। उनमें पहले हैं मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है और वो MMA की सीट पर हैं, लेकिन फिल वक्त वो न्यूट्रल हैं। दूसरे रुकन कौमी असम्बली अली वजीर हैं, जो कि इस वक्त पाबंद सलासुल हैं और अभी तक स्पीकर कौमी असम्बली ने उनके प्रोडक्शन आर्डर्स जारी नहीं किए। तीसरे रुकन कौमी असम्बली हैं जाम अब्दुल करीम, जो एक कत्ल केस के बायस रूपोश हैं या मुल्क से बाहर हैं, इस वजह से वो भी इस अमल से बाहर हैं। अगर इन 3 अरकान को निकाला जाए तो उसके बाद 166 की जो तादाद है वो अपोजिशन के पास मौजूद है और उन्हें कम से कम 6 अरकान मजीद चाहिए। लेकिन 5 अरकान हुकूमत के ऐसे हैं जिन्होंने ऐलान किया हुआ है कि वो तहरीक अदम एतमाद में अपनी जमात यानी PTI का साथ नहीं देंगे और आर्टिकल 63A का सामना भी करेंगे, लेकिन वोटिंग वो अपोजिशन के हक में देंगे। और उन 5 अरकान में नुसरत पठान हैं, नूर आलम खान हैं, रमेश कुमार हैं, बासित बुखारी हैं और राजा रियाज हैं। ये 5 अरकान हैं। इनके अलावा 9 अरकान मजीद हैं जिन्हें शोकाज नोटिस हुआ, क्योंकि 14 अरकान को PTI की तरफ से शोकाज नोटिस दिया गया था। अगर ये 14 के 14 अरकान अपोजिशन के साथ मिल जाते हैं तो फिर ये फिगर 180 पर पहुंच जाएगा, यानी 172 से 8 वोट ज्यादा हो जाएंगे और वजीर आजम की जो सादा अक्सरियत है वो खत्म हो जाएगी और फिर हुकूमत खत्म हो जाएगी इस वोटिंग के साथ ही। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, अभी गेम बाकी है, अभी बहुत से मामला तय होने हैं और कुछ मामला को तय किया जा रहा है। जी हाँ, परवेज इलाही एक मंझे हुए सियासतदान हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, अपोजिशन के साथ उनके मामला काफ़ी हद तक तय हो चुके थे, दुआएं खैर हो गई थी। आसिफ अली जरदारी ये कहते हैं कि उन्होंने मुझे मुबारकबाद दे दी
میں نے انہیں مبارکباد دے دی، لیکن معلوم نہیں کہ اچانک کیا ہوا کہ وہ حکومتی پلڑے میں اپنا وزن ڈال گئے، لیکن انہوں نے بہت جلدی کر دی ہے۔ اب پنجاب میں وزیر اعلیٰ وہی ہوگا جو اپوزیشن چاہے گی، لیکن پرویز الہی بھی کچے سیاستدان نہیں ہیں، وہ بھی گیلی مٹی پر کبھی پاؤں نہیں رکھتے۔ چودھری شجاعت حسین ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مٹی پاؤ، لیکن وہ کبھی بھی ایسا اقدام اپنے بھائی کو نہیں کرنے دیں گے جس سے ان کی سیاست ختم ہو جائے، اور انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اپنی مستقبل کی سیاست کو دیکھ کر کیا ہے، کیونکہ نون لیگ کے ساتھ وہ کبھی بھی فٹ نہیں تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کے معاملات کافی حد تک بہتر چل رہے ہیں۔ 1996 سے مسلم لیگ نون کی طرف سے ان کے ساتھ مسلسل وعدہ خلافیاں ہو رہی تھیں، اور انہی وعدہ خلافیوں کو دیکھتے ہوئے عین وقت تک پاکستان مسلم لیگ کاف نے انتظار کیا، اور اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے حق میں کیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور اہم معاملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک اہم پیغام پرویز الہی کو ملا، اور اس اہم پیغام کے بعد پھر پرویز الہی جو ہیں بنی گالا جاتے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ حکومت کے نئے وزیر اعلیٰ کے امیدوار پرویز الہی ہوں گے، اور پھر کاف لیگ کی طرف سے بھی یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ وفاق میں تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہو یا پھر پنجاب کی صورتحال ہو۔ آج پرویز الہی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو اعلیٰ قیادت ہے، میاں نواز شریف خصوصاً اور مریم نواز، وہ اس بات پر خوش نہیں تھے، اس لیے انہوں نے اپوزیشن کا ساتھ نہیں دیا، لیکن یہ بات اب بات کی بات ہے، اصل بات وہی ہے جو پہلے میں کہہ چکا ہوں۔ جہاں تک طارق بشیر چیمہ کی بات ہے کہ وہ کیوں اپنی پارٹی کو چھوڑ کے نون لیگ کے ساتھ جا رہے ہیں یا اپوزیشن کے ساتھ جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات یہ ہے کہ طارق بشیر چیمہ نے اپنا اگلا الیکشن بچانا ہے، اور طارق بشیر چیمہ نے اپنی سیاست کی خاطر اپنا فیصلہ اپنے طور پر کیا ہے، اور انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ چودھری شجاعت حسین کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا ہے، اور میرا جو اعتماد کا رشتہ ہے، جو احترام کا رشتہ ہے، وہ چودھری برادران کے ساتھ ویسا ہی رہے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ طارق بشیر چیمہ مسلم لیگ کاف کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، اور یہ بھی انتہائی اہم بات ہے کہ وہ اب اپوزیشن کی طرف جا چکے ہیں۔ اب اگر ہم اس صورتحال میں حکومتی اعداد و شمار کا جائزہ لیں، قومی اسمبلی میں ان کی تعداد کی بات کریں، تو 155 ارکان اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ شیخ رشید اور زبیدہ جلال 2 وفاقی وزراء ہیں، ان کے ووٹ جو ہیں وہ حکومت کے پاس ہیں۔ اس کے علاوہ MQM اس نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، لیکن اس کی ووٹ بھی ابھی تک حکومت کے پلڑے میں ہیں، اور ان کے 7 ارکان ہیں، اور اس کے علاوہ GDA کے 3 ارکان جو ہیں وہ اس وقت حکومت کے ساتھ ہیں، اور کیو لیگ کے 4 ارکان حکومت کے ساتھ ہیں، اور اس طرح سے ان کا فگر جو ہے وہ 171 بنتا ہے۔ لیکن اگر اس میں سے 14 منحرف ارکان شامل نہیں ہوتے تو پھر یہ فگر سکڑ کر 157 پر آ جائے گا۔ ناظرین، ایک اور اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج اسپیکر ہاؤس میں ایک اہم ترین اجلاس ہوا ہے۔ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ انتہائی غیر معمولی نوعیت کا اجلاس تھا، کیونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس جمعرات کو ہونا ہے، اور اس اجلاس میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بحث ہونی ہے، اور اس بحث کے بعد ووٹنگ ہونی ہے۔ ووٹنگ کے طریقہ کار پر آج اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنے آئینی ماہرین کے ساتھ مشاورت کی ہے کہ کس طرح سے ووٹنگ کے عمل کو مکمل کیا جائے گا، اور انتہائی اہم نقطہ یہ ہے کہ کیا منحرف ارکان کے ووٹ گنے جائیں گے یا نہیں گنے جائیں گے۔ جی ہاں، یہ انتہائی اہم معاملہ ہے کہ اگر اپوزیشن 172 ارکان پارلیمان میں لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، یعنی اپوزیشن کے تمام ارکان، اتحادی جماعتیں جن کے ساتھ انہوں نے اب اعلان کیا ہے وہ جماعتیں، اور اس کے ساتھ حکومت کے منحرف ارکان، یہ تمام ارکان اگر اپوزیشن ایوان میں لے آتی ہے اور عین وقت پر منحرف ارکان کے ووٹ نہیں گنے جاتے، اسپیکر اس کی اجازت نہیں دیتا، تو اس کے بعد کیا ہوگا، اس معاملے پر غور کیا گیا ہے۔
इस इंतहाई अहम नौयत के इंतहाई बारीक नुक्ते पे गुफ्तगू की गई है कि किस तरह से आईनी तौर पर इस मामले को दुरुस्त किया जा सकता है। आया इस तरह की कोई नज़ीर माजी में है या नहीं है, इस पर गौर किया गया है। हमारे ज़राए का ये बताना है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने सेनेट के इंतखाबात के हवाले से उमूर का भी जायज़ा लिया कि वहाँ पर इंतखाबात हुए थे, वहाँ पर जो वोटिंग हुई थी उस वोटिंग पर भी अपोजिशन ने कुछ एतराज़ात किए थे, उनका भी जायज़ा लिया गया और ये फैसला किया गया है कि इस हवाले से मज़ीद मुशावरत की जाएगी और ऐन वक्त पर फैसला किया जाएगा कि मुनहरिफ अरकान के वोट गिने जाएंगे या नहीं गिने जाएंगे। नाज़रीन, अगर मुनहरिफ अरकान के वोट नहीं गिने जाते तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। इस हवाले से अपोजिशन क्या हिकमत अमली अपनाएगी ये उस वक्त मालूम होगा, लेकिन अपोजिशन मुसलसल ये कह रही है कि अगर हुकूमत में दम है कि वो वोटिंग के अमल को रुकवा लेगी, वो तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बना लेगी, तो फिर वो अपने घोड़े दौड़ा ले। हमने अपनी तैयारी मुकम्मल कर रखी है, लेकिन हुकूमत भी ये कह रही है कि अपोजिशन के इस हरबे को हम किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे और आईनी तौर पर ही इसे नाकाम बनाया जाएगा। अब देखना है कि आईनी तौर पर किस तरह से नाकाम बनाया जाता है। हमने अपोजिशन के सीनियर रहनुमाओं से मुसलसल ये सवाल किया है कि अगर आप 172 बंदे वहां पर ना ला सके और तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई तो फिर अपोजिशन जमातें कहाँ खड़ी होंगी, फिर सियासी जमातों की साख कहाँ खड़ी होगी जो पहले ही मजरू हो चुकी है, जिसके ऊपर ये दाग लग चुका है कि ये हर इलेक्शन में बिक जाते हैं, चाहे वो सेनेट का इलेक्शन हो, चाहे वो चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हो, चाहे वो तहरीक अदम एतमाद का मामला हो, क्योंकि इन गुज़िश्ता 2.5-3 सालों में सियासतदानों की जो बोलियां लगती रही हैं और जो सीसीटीवी फुटेजेस आती रही हैं और मुसलसल जो लीक फुटेजेस आती रही हैं वो बहुत से शवाहिद के साथ सामने आई हैं और बहुत सी हकीकतों को और बहुत से हकायक को उन्होंने आश्कार किया है। क्या एक मरतबा फिर सियासतदान अपनी बेतौकीरी करने जा रहे हैं या फिर वो कामयाब होने जा रहे हैं? बहरहाल ये पावर पॉलिटिक्स है। कहते हैं कि जंग में हर चीज़ जायज़ होती है। देखेंगे कि फिर ये जंग अपोजिशन जीतती है या हुकूमत जीतती है। इस हवाले से मजीद जो भी तफसीलात होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी, हम आपको देते रहेंगे। हमारा चैनल देखते रहिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आखिर में एक मरतबा फिर कहूँगा कि इस पावर पॉलिटिक्स का फ़ायदा कभी भी अवाम को नहीं होता और ना ही होगा, लेकिन एक और चीज़ ये है कि इस तरह की पावर पॉलिटिक्स से कभी जमहूरियत परवान नहीं चढ़ेगी, कभी जमहूरियत मजबूत नहीं होगी और न ही मुल्क में कभी सियासी इस्तेहकाम आएगा। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।